जैक स्नाइडर के निर्देशन में रेबल मून पार्ट 2 द स्कारगिवर, जिसमें सोफिया बर्टेला, चार्ली हनम, रे फिशर, क्लियोपेट्रा कोलमैन एंड एंथनी हॉपकिंस लीड रोल्स पर है। क्योंकि ये साइफाई एडवेंचर जल्द ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि ये आपको अब तक के फ्रेंचाइज के एक ओवरव्यू देने का सही समय होगा, ताकि आपको एक बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम फिल्म के जरूरी प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। अब अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो सीधे वीडियो पर चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और भी बहुत सारे कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेबल मून पर एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ शांति और समृद्धि ने जनरेशंस तक शासन किया और कंट्रोल्ड, एम्बिशियस और लालची रूलर्स के एक पंक्ति ने अपने होमलैंड द मदर वर्ल्ड पर शासन किया। लेकिन धीरे धीरे सत्ता की प्यास हावी हो जाती है। राजा और उनका शाही परिवार अपने आसपास के हर चीज पर अधिकार छोड़ना चाहते थे, लेकिन लालच उन पर हावी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे प्लेनेट पर जीत हासिल कर ली। फिर अपने आसपास के वास्ट ओपन स्पेस में दूसरी वर्ल्ड्स पर भी आक्रमण कर दिया। इसके कारण बरसों तक वॉर और प्रोटेस्ट चली, क्योंकि इंपेरियल फोर्सेस के द्वारा कम शक्तिशाली प्लैनेट्स और कम्युनिटीज को तोड़ दिया गया था। लेकिन सिचुएशन थोड़ी ड्रामेटिकली बदल गई जब एक असैसिन ने शाही परिवार के करीब पहुंचने और राजा और रानी को मारने में कामयाब रहा, और इस तरह क्रूल मोनार्की का अंत हो गया। हालांकि और भी वायलेंस और वॉर का खतरा था, क्योंकि जिस प्लैनेट्स पर एक बार साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था, वो अब रेवोल्यूशंस के साथ अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना चाहते थे। इस टेंस सिनेरियो के बीच बेलिसारियस नाम का एक शक्तिशाली सीनेटर टर्बुलेंट मदर वर्ल्ड पर कंट्रोल किया और खुद को रीजेंट द रूलर ऑफ द एम्पायर घोषित कर दिया। जबकि लास्ट किंग और उसका परिवार वॉर को खत्म करना चाहते थे, पर बेलिसारियस ने सत्ता के एक बहुत ही पर्सनल क्वेस्ट ऑफ पावर के लिए दूसरे प्लैनेट्स पर हमला करना और उन्हें कंट्रोल करना जारी रखकर एम्पायर के रवैये को पूरी तरह से बदल दिया। अपने स्पेस इन्वेजन के हिस्से के रूप में वो अपने सबसे भरोसेमंद मिलिट्री लीडर आर्टिकस नोबल को वेल्ट नामक दूर के एक प्लैनेट पर छोटे से गांव में भेजता है। जबकि नोबल का मिशन प्लैनेट को एम्पायर के कंट्रोल में लाना है और उसके भाई बहन दीरिया और दिवारा पर नजर रखने का भी काम सौंपा गया है, जो वर्ल्ड के इस हिस्से में एक पावरफुल रेबल फोर्स क्लैन ब्लड एक्स के नेता हैं। वेल्ट पर कोरा नाम की एक महिला कई साल पहले एक एक्सीडेंटल साइट पर पाई जाने के बाद विलेजर्स के साथ रहती हैं और काम करती हैं। जब नोबल वहां पहुंचता है और दावा करता है कि विलेजर्स को उसके सोल्जर्स को सारा फूड, ग्रेन और सप्लाईज देना होगा, तो कोरा को देखे जाने का डर दिखता है। नोबल विलेज चीफ को मार डालता है और उस जगह पर कब्जा कर लेता है। हालांकि जब वो सोल्जर्स को एक यंग वुमन को परेशान करते हुए देखती है, तो वो खुद को इन्वॉल्व करने से रोक नहीं पाती और एक फ्रेंडली सोल्जर और एक पुराना रोबोट जिमी के हेल्प से सभी दुश्मनों को मौके पर ही मार देती है। हालांकि इससे मदर वर्ल्ड एम्पायर का वेल्ट विलेजर्स के खिलाफ गुस्सा होना लाजमी होता है और कोरा ने इस हमले से प्लैनेट की रक्षा के लिए वॉरियर की एक टीम को असेंबल करने का फैसला किया। कई प्लैनेट की अपनी सफर के दौरान कोरा के साथ गनर नाम का एक किसान भी होता है, क्योंकि उसने पहले रेबल ग्रुप ब्लड एक्स के साथ कांटेक्ट किया था। हालांकि वेल्ट गांव के लीडर पैसे के लिए अपनी चीजें बेचने के खिलाफ थे। गनर को हमेशा लगता था कि उनके पास ट्रेड के लिए एनफ प्रोडक्ट है। यही वजह थी कि उन्होंने पहले फसलें ब्लड एक्स ग्रुप को बेच दी थी। क्योंकि नोबल के खिलाफ लड़ाई में मेजर रेबल ग्रुप की मदद की बहुत जरूरत होगी, कोरा ग्रुप के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए उम्मीद में गनर को अपने साथ ले जाती है। दोनों सबसे पहले अपने होम प्लैनेट वेल्ट पर पोर्ट प्रोविडेंस की यात्रा करते हैं और गनर द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए कॉन्टैक्ट्स को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि इस आदमी को अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए उन्हें दूसरे सोर्स की तलाश करनी होगी और ऐसे में एक गोलाबारी शुरू हो जाती है। काय नाम का एक आदमी जो पेशे से मर्सनरी होता है, कोरा की मदद करता है और उन्हें पोलक्स प्लैनेट पर जाने के लिए ऑफर भी करता है, जहाँ रेबल्स एक्टिव माने जाते हैं। अब कोरा और उसका ग्रुप काय के स्पेसशिप पर सवार होकर स्पेस की यात्रा करते हैं और वो आदमी उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद न्यू वुडी प्लैनेट पर ग्रुप तारेक नाम के एक ब्लैकस्मिथ से मिलती है, जिसे उसके किए गए कुछ छोटे क्राइम्स की वजह से बंदी बनाया जा रहा था। तारेक, जो एक समय एक रॉयल प्रिंस हुआ करता था, शाही शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई पे अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर देता है, तो इसलिए वो टीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कोरा लोकल लोगों के साथ तारिक को फ्री करवाने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए समझौते पर बातचीत करती है, अगर वो हाल ही में लोकल लोगों द्वारा पकड़े गए एक खतरनाक बीस्ट को नियंत्रित कर सकता है तो।
अब ये पता चलता है कि ये युवक कंपैशनेट तरीके से जानवरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और एक बार जब वो बीस्ट को अपने कंट्रोल में लेने में कामयाब हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी पीठ पे सवार होकर अपने पंख फैलाकर चारों ओर उड़ता है, तो तारेक को कोरा के वॉरियर के बैंड में भर्ती मिल जाती है। ग्रुप का अगला डेस्टिनेशन कोबाल्ट माइनिंग प्लेनेट डाग्स है, जो एक हाईली इंडस्ट्रियल मेट्रोपोलिस है जिसमें फिक्शनल सिटीज की सभी फ्यूचरिस्टिक सिमिलैरिटीज हैं। कोरा यहाँ एक स्किल्ड स्वॉर्डमैन के लिए, जिसे नेमेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे एक ह्यूमनॉइड स्पाइडर से लड़ना है जिसने बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है। हालांकि नेमेसिस ने क्रिएचर को हरा दिया, लेकिन वो आउटकम से बहुत खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उस क्रिएचर की लड़ाई प्लेनेट पर भारी मात्रा में माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ एक प्रोटेस्ट थी, जिसके कारण नेचुरल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ था। नेमेसिस इस डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार लोगों से लड़ने का प्लान बनाती रही है, इसीलिए वो कोरा के वॉरियर ग्रुप में शामिल हो जाती है। बाद में ये भी पता चलता है कि नेमेसिस ने पहले साम्राज्य द्वारा मारे गए छोटे बच्चों के मौत का बदला लेने के लिए होम वर्ल्ड के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट लीड किया था। जब वो मून पोलक्स पर उतरती हैं, तो ग्रुप को अंततः वो जनरल टाइटस मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि किंग के शासनकाल के दौरान टाइटस एक बहादुर और प्रसिद्ध सेनापति था, लेकिन जब इविल बेलिसेरियस ने सत्ता संभाली तो उसने पाला बदल लिया। वो आदमी कुछ डिफीट देखने के बाद अपनी लाइफ की मीनिंग खो चुका है और मून पर ग्लैडिएटर अरीना में एक हम्बल ड्रंकर्ड के रूप में रहता है। टाइटस पहले तो टीम में शामिल होने से बहुत झिझकता रहा, क्योंकि वो अब लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन कोरा का वादा कि वो बेलिसेरियस से बदला ले सकता है टाइटस को बिलीव करवाता है और वो भी ग्रुप में शामिल हो जाता है। आखिरकार पूरी टीम तैयार होने के साथ कोरा सहारन प्लेनेट पहुंचती है, जहां उसका सामना रेबल ग्रुप ब्लड एक्स से होता है। लीडर्स में से एक डैरियन कोरा के ग्रुप में शामिल होने का फैसला करता है। अपने सबसे अच्छे सोल्जर्स के एक छोटे ग्रुप के साथ साथ अपने सबसे ट्रस्टवर्दी वॉरियर मेलियस को भी ले आता है। इससे पहले कि ग्रुप बड़े लड़ाई के लिए ट्रेनिंग के लिए वेल्ट लौटता, काय कहता है कि उसे अपने स्पेसशिप को सप्लाई देने के लिए एक प्लेनेट पर रोकना होगा। कोरा को ये अननेचुरल नहीं लगता और उसे तब तक कोई सस्पिशन नहीं होता जब तक वो उसी एलियन को नहीं देख लेती जिसे उसने पहले प्रोविडेंस बार फाइट के दौरान देखा था। लेकिन उनके लिए कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी होती है और काय के इविल प्लान सामने आ जाते हैं। मर्सिनरी कभी भी कोरा की लड़ाई में मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि हमेशा एडमिरल नोबल से पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। उन्होंने कोरा की पहचान इंपीरियल गार्ड के एक फॉर्मर सोल्जर के रूप में की थी और वो ये भी जानते थे कि वो महिला एक एम्पायर द्वारा फ्यूजिटिव थी। इसी वजह से काय ने कोरा से दोस्ती की और उसे अपने स्पेसशिप पर सवार करने की ऑफर की। लेकिन जब उसने वॉरियर्स को इकट्ठा करने का उसका मिशन के बारे में सुना तो काय ने अपने प्लान को एक्सपैंड किया। काय को पता था कि कोरा ने अपनी टीम के लिए जो भी वॉरियर इकट्ठा किया है वो एक रेबल और रेजी में ऐसे फाइटर्स चाहती होगी, और इसीलिए काय को पता था कि अगर वो हर एक वॉरियर को ऑथोरिटीज के हाथों सौंप दे तो उसकी रिसीविंग मनी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस पूरे टाइम काय अनिवार्य रूप से अभी भी एक बाउंटी हंटर के रूप में काम कर रहा था। ट्रिप के दौरान उसने नोबल से कांटेक्ट किया और उसने अपने कलेक्शंस के बारे में बताया। इसीलिए मिलिट्री लीडर अब अपने सेना के साथ तैयार होकर इस प्लेनेट पर आती है और कोरा और दूसरे रेबल्स के खिलाफ एक विशाल हमला शुरू करती है। ब्लड एक्स लीडर डैरियन भी नोबल के लिए वैल्यूएबल प्रे थे और इसलिए काय पूरी तरह से पक्ष बदल लेता है और कोरा को मारने की कोशिश करता है। काय ने खुलासा किया कि उसके प्लेनेट को भी एम्पायर ने खत्म कर दिया था, लेकिन दूसरों के अपोजिट जो एक्सपीरियंस के कारण वेंजफुल हो गए थे, उनकी बचपन की यादों ने काय को ये बिलीव करवाया था कि उसे सावधानी से चुनाव करना होगा कि किस साइड में रहना है। इसीलिए काय ने नोबल के खिलाफ लड़ने और मारे जाने या पकड़े जाने के बजाय नोबल और उसके सेना की साथ देने का फैसला किया। इसी दौरान सिंपल और लॉयल फार्मर गनर अब आगे बढ़ता है और बहादुरी से कोरा को फ्री करने में सफल होता है। साथ ही साथ काय को भी चाकू मारकर मार देता है। इससे दोनों पक्षों के बीच बड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसमें दोनों मिलकर दूसरे वॉरियर्स को जल्दी फ्री कर देते हैं और सभी बैटल में शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान डैरियन का होता है, जो इस बात से नाराज था कि उसके सैनिकों पर वॉरशिप से हमला किया जा रहा है और वो खुद उस पर हमला करता है। हालांकि डैरियन स्टारशिप को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इन द प्रोसेस वो मारा जाता है और कोरा अपने साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर को खो देती है। मौत से बाल बाल बचने के बाद कोरा ब्लड एक्स के कुछ बचे हुए मेंबर्स गनर, टाइटस, तारेक, नेमेसिस और मेलियस के साथ वेल्ट विलेज में लौट आती है, जिसे अब वो अपना घर मानती है। ग्रुप का एम अब बड़े बैटल के लिए ट्रेनिंग लेना होता है, जो दिन व दिन करीब आती जा रही है। रेबल मून पार्ट 1 में कई सीन के दौरान कोरा ने अपने असली पहचान बताई, क्योंकि वो एक समय इम्पेरियम की सेना में एक स्वर्ण सोल्जर थी, जबकि राजा अभी भी एम्पायर का रूलर था। कोरा को प्लैनेट के एम्पायर ने तब निशाना बनाया जब वो केवल 9 साल की थी और बेलिसेरियस ही वो आदमी था जिसने वहां अटैक को लीड किया था। उसके माता पिता और दोस्तों के हत्या के बाद युवा कोरा को बेलिसेरियस ले गया और उसे एम्पायर के इम्पेरियम आर्मी में एक सोल्जर के रूप में बड़ा किया। कोरा को दिया गया नाम था आर्थलेस।
और लड़ाई में ग्रुप को सक्सेसफुली लीड करने के बाद वो तेजी से सेना के रैंकिंग में उभर आती हैं। कुछ समय के बाद उसे सीधा रॉयल फैमिली को सर्व करने का मौका मिलता है, जहां कोरा राजा की बेटी प्रिंसेस ईसा की बॉडीगार्ड बन जाती हैं। इसी दौरान कोरा को ईसा की मिस्टीरियस और इनएक्सप्लिकेबल पावर्स का सामना करना पड़ता है। उस मिथिकल फिगर की तरह जिसके ऊपर ईसा का नाम रखा गया था, छोटी ईसा डेड क्रिएचर्स को पुनर्जीवित करने और उन्हें वापस जीवन में लाने में सक्षम थी। कोरा ने इस पावर को तब देखा जब प्रिंसेस ने एक डेड क्रिएचर को जीवित कर दिया, लेकिन जब प्रिंसेस और उसके माता पिता कुछ समय बाद मारे गए तो वो कुछ नहीं कर सकी। सत्ता का पाला बदल जब बेलिसेरियस ने एम्पायर पर कंट्रोल किया, कोरा इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। तब उसने एम्पेरियम की सेना को छोड़ के वेल्ड विलेज में सहारा मांगा। रेबल मून के एंड में ये भी पता चलता है कि कोरा रीजन बेलिसेरियस की बेटी की तरह थी और इस वजह से उन सभी पकड़े गए वॉरियर के बीच उसके सर पर सबसे बड़ा इनाम था। बेलिसेरियस अपने अडॉप्टेड बेटी के साथ फिर से मिलना चाहता था और इसलिए उसे अपने पास वापस लाने के लिए कोई भी रकम देने के लिए तैयार था। हालांकि कोरा ने वेल्ड में रहने और अपने वॉरियर दोस्तों के साथ मिलकर एम्पेरियल पावर के खिलाफ लड़ने का ऑप्शन चुना। कोरा नोबल से सक्सेसफुली लड़ती है और उसे चाकू मारकर हत्या कर देती है और फिर उसे उस स्ट्रक्चर से धक्का दे देती है जिस पर लड़ाई शुरू हुई थी। इससे नोबल मर गया उसके वुंड्स और उसके गिरने की वजह से, लेकिन उस आदमी की बॉडी को जल्द ही उसके स्टारशिप द्वारा रिकवर कर लिया जाता है। डेड बॉडी को नोबल के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्पेसशिप में किंग गेज में वापस ले लिया जाता है और कुछ टेक्नीशियन शरीर पर एक मिस्टीरियस ऑपरेशन करते हैं। फिल्म के एक पुराने सीन में नोबल को अपने शरीर में एक लिक्विड डालते हुए और वायर से घिरे हुए कुछ हद तक सेटिस्फाइड होते हुए देखा जाता है। अब ये पता चलता है कि उस आदमी के शरीर में मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं, क्योंकि कोरा के साथ लड़ाई के दौरान उसकी स्किन फट जाती है और उसके अंदर के रोबोटिक स्लिट दिखाई दे रहे होते हैं। ये स्लॉट में डायल गए केबल से पावर हासिल करता है और नोबल को ऑल्टरनेट प्लेन ऑफ रियलिटी पर देखा जाता है, जहां वो अपने लीडर रीजेंट बेलिसेरियस से मिलता है। यहाँ सोवेरन अपने एडमायरल को रेबल्स को हराने और कोरा को जीवित पकड़ के अपने पास वापस लाने का ऑर्डर देती है। और एक दूसरा विमान जिसके चारों ओर ब्लूइश टिंट है अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ये एक रियलिटी है या फिर ये किसी प्रकार की डिजिटल स्पेस है जिसकी मदद से लाइट ईयर्स द्वारा सेपरेटेड लोगों से मिलना जा सकता था। दोनों ही एक पॉसिबिलिटी की तरह लगता है और अगले सीक्वल में ये पार्ट जरूर रिवील होने वाला है। रेबल मून पार्ट 1 के एंड के दौरान आर्टिकस नोबल को फिर से जिंदा पाया जाता है और प्लेन से बाहर निकलते देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि एडमिरल पूरी तरह से ह्यूमन नहीं हो सकता है। रेबल मून पार्ट 2 द स्कार गिवर 19 अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। हे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेटफ्लिक्स पर रेबल मून पार्ट 2 द स्कार गिवर के संबंधित अपने कोई भी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। सिनेमा और सीरीज की अपनी वीकली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।